So what is electrostatics? The word electro refers to charge. Static refers to at rest. अब अगर आप वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन के पीछे जाते हो तो आप ये लिखोगे स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. लेकिन मैं इसके साथ हमेशा एडिशन करता हूँ प्लस slowly moving charges with no acceleration. अब देखिए यहाँ पे अगर वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के पीछे जाएंगे तो वो तो आपको आधी इंफॉर्मेशन देके छोड़ देगा, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के पीछे जाएंगे तो स्लोली मूविंग चार्जेस को भी इंक्लूड करना है. अलोंग द वे ड्यूरिंग दिस चैप्टर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये देखो ये मूविंग चार्ज है लेकिन हम इसको स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. तो एक तो हमने यहाँ पे कीवर्ड रखा कि ये रेस्ट में हो, दूसरा कीवर्ड ये रखा कि दे शुड बी स्लोली मूविंग, और तीसरा कीवर्ड उसके ऊपर शर्त लगी है. अब ये नो एक्सेलरेशन की शर्त क्यों लगी हुई है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखो जब एक्सेलरेशन नहीं होगी तो एक्सेलरेशन ना होने का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा, उसकी स्पीड जीरो होगी, या फिर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट. ठीक होगी बात? तो देखो चार्ज एट रेस्ट आर चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी. वजह क्या है? मैं इस चार्ज के ऊपर शर्त क्यों लगा रहा हूँ कि एक्सेलरेटेड मोशन ना करे? उसकी वजह ये है कि एक्सेलरेटेड चार्ज इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. Accelerated charge is a source of electromagnetic wave. Oscillating charges, accelerated charges, ये electromagnetic waves emit करते हैं, और electromagnetic waves की स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं होती. इसलिए हमने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि देखें चार्ज के साथ तो एसोसिएटेड बड़े बड़े फिनोमिनल्स हैं. जैसे चार्ज रेस्ट पर हो तो उसके इर्द गिर्द कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज मोशन में आए तो कौन सी फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड भी है. चार्ज के अपने इफेक्ट्स हैं, चार्ज के केमिकल इफेक्ट्स हैं. चार्ज के केमिकल इफेक्ट्स पर बेस्ड बैटरीज, सेल्स, ये क्लॉक में जो आप सेल डालते हैं चार्ज का केमिकल इफेक्ट है. चार्ज के आप इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स में कैपेसिटर को देखते हैं. कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस स्टोर हो जाते हैं और कैपेसिटर्स कहाँ नहीं लगा हो. देखो कैपेसिटर्स फैंस में भी लगे हुए हैं, कैपेसिटर्स एलसीडीज में भी लगे हुए हैं, एलईडीज में भी लगे हुए हैं, सेल फोन्स में भी लगे हुए हैं. यानी जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आप लेते हैं उनमें या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उनमें कैपेसिटर्स ज़रूर मौजूद होते हैं. चार्ज के अगर आप मैग्नेटिक इफेक्ट्स की तरफ जाते हैं तो ये जो गालोनोमीटर आप लोगों ने पढ़े हुए हैं लोअर क्लासेस में, वोल्ट मीटर आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, आप लोगों ने एम मीटर पढ़े हुए हैं, ये सारे किस चीज़ पे बेस्ड हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट्स पे बेस्ड है. तो चार्ज के बहुत से इफेक्ट्स हैं, लेकिन इस चैप्टर में हमने क्या करना है? चार्ज के सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को स्टडी करना है. जब चार्ज रेस्ट में होगा उसके इर्द गिर्द कौन सी फील्ड होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. उस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरियस इफेक्ट्स, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट हो रही है उसकी नेचर, फिर आगे चल के उसकी एप्लीकेशंस, ये तमाम की तमाम इस चैप्टर का टारगेट रहेगी. ठीक है? अच्छा, अब हमने ये तो कह दिया कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, लेकिन ये नहीं बताया कि चार्ज बेसिकली खुद क्या है. व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज? एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? जैसे मैं आपसे पूछ लूं मास क्या होता है, जैसे मैं आपसे पूछ लूं टाइम क्या होता है. कुछ चीजें नेचर ने डायरेक्टली गिफ्ट की हैं. अब मास को आप बता सकते हैं कि मास है, लेकिन डिफाइन नहीं कर सकते. कोई है मास को डिफाइन करने वाला? नहीं. कुछ चीजें गॉड गिफ्टेड होती हैं, नेचर ने गिफ्ट की होती हैं. कोई है चार्ज को डिफाइन करने वाला? नहीं. मैं अगर मास की बात करूं कि मास क्या है, तो मैं फिर मास को उसकी प्रॉपर्टीज से आइडेंटिफाई करूं. लाइक मास इज समथिंग, या मास इज अ प्रॉपर्टी by virtue of which it develops gravitational field and can exert
ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए जब मास की बात की गई तो हमने कहा कि मास हमारे पास एक ऐसी एंटिटी है जो अपने इर्द गिर्द क्या डेवलप करेगी, ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप करेगी, और उस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ये अपने सराउंडिंग में मौजूद मासेस पर क्या एक्सर्ट करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगी। ठीक होगी बात। अब हम मास के बारे में नहीं बता रहे, सिर्फ उसके इफेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि ये अगर मास कहीं पे है तो उससे ग्रेविटेशनल फील्ड डेवलप करनी है और क्या एक्सर्ट करनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करनी है। इसी तरह हम चार्ज को भी डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले चार्ज क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? इट इज अ गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी, नेचर ने जो पहले से दी। अब देखो पानी नेचर में कैसे पाया जाता है, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस। आपका मेरा इसमें तो कोई रोल नहीं है, हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते। जहाँ पे भी आप पानी देखेंगे प्योर फॉर्म में वो टेस्टलेस भी होगा, कलरलेस भी होगा, ऑर्डरलेस भी होगा। तो बिल्कुल इसी तरह प्रॉपर्टीज जो होती हैं जो कि नेचर गिफ्टेड होती हैं उनको हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज कहेंगे। तो चार्ज भी बेसिकली एक कौन सी प्रॉपर्टी है? इस प्रॉपर्टी की वजह से ये चार्ज करता क्या है? चार्ज अपनी इस प्रॉपर्टी की वजह से अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो क्या एक्सर्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इट विल डेवलप एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ आई बात? अच्छा, फिर आप चलते हैं टाइप्स की तरफ। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द चार्जेस? ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अच्छा, इनको सिर्फ समझने की जरूरत है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में आपसे ये बातें नहीं पूछेगी। ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होंगे तो इन कॉन्सेप्ट्स की बेसिस पर फिर हम दूसरी बड़ी बड़ी बातें डिफाइन करेंगे जिसकी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी होती है या बोर्ड एग्जाम में आपके एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम्स। अच्छा, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड। तो टाइप्स में हमारे पास बहुत आसान सी बात है कि चार्जेस दो टाइप्स के होंगे, या तो चार्जेस पॉजिटिव होंगे या फिर चार्जेस नेगेटिव होंगे। ठीक है ना? चार्जेस की पॉजिटिव या नेगेटिव होने की कन्वेंशन कहते हैं रिवायत को। ये सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस की? बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। क्योंकि नेचर में चार्ज दो किस्म की हालत में पाया जाता है, तो उन दो किस्मों को हमने पॉजिटिव या नेगेटिव का नाम उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था तो इस वजह से हमने उसको अडॉप्ट किया हुआ है। तो पता है यही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्जेस को दो किस्म की हालत में ऑब्जर्व किया था कि या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अच्छा, there are how many types of particles? मैटर जो है, मैटर उसके लिए जनरली हम टर्म यूज कर सकते हैं पार्टिकल। तो दो किस्म के पार्टिकल आपके पास हो सकते हैं नेचर में। ये दो किस्म के पार्टिकल्स कौन से हैं? ये दो किस्म के पार्टिकल्स या तो कंपोजिट पार्टिकल्स होंगे या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स होंगे। पता है इनके बारे में? What are composite particles and what are elementary particles? Composite particles, वर्ड पे थोड़ा और करें, which are composed of something। कंपोजिट पार्टिकल्स जो किसी चीज से बने हो, फर्दर किसी चीज से बने हो। लाइक मुझे बताएं, एटम कंपोजिट पार्टिकल है या नहीं? बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो आपके पास एटम एक कंपोजिट पार्टिकल है। न्यूक्लियस कंपोजिट है? यस। कंपोजिट है। क्या इलेक्ट्रॉन कंपोजिट है? नो। नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फर्दर किसी पार्टिकल से नहीं। तो ऐसे पार्टिकल्स को फिर क्या कहेंगे? एलिमेंट। एलिमेंट्री। तो कंपोजिट पार्टिकल्स आर पार्टिकल्स which are further composed of other particles। अच्छा, इस कैटेगरी में आप देखें एटम है, ठीक है, न्यूक्लियस है, ठीक है, क्या मैं लिख सकता हूँ प्रोटॉन? नो। प्रोटॉन इज अ कंपोजिट पार्टिकल। न्यूट्रॉन लिख सकते हो? न्यूट्रॉन भी एक कंपोजिट पार्टिकल। ये फर्दर छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। मैं एक्सप्लेन करूंगा कौन से। एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो फर्दर किसी छोटे पार्टिकल पर मुश्तमिल ना हो, they cannot be subdivided। इस कैटेगरी में आपके पास आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, म्यूऑन्स, टॉन्स। देखिए, इलेक्ट्रॉन का नाम सुना हुआ है, वो तो वेल नोन पार्टिकल है। पॉजिट्रॉन का नाम सुना है? पॉजिट्रॉन इज अ पार्टिकल व्हिच हैज मास इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बट अपोजिटली चार्ज। इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। इसको हम एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर आपके पास आते हैं म्यूऑन्स। ये बताओ, ये सिंबल किस चीज का है? माइक्रो का भी है, इसके अलावा बड़ी चीजों का है, लेकिन ये ग्रीक लेटर है, ये ग्रीक अल्फाबेट है, म्यू। इट इज अ ग्रीक अल्फाबेट म्यू। म्यू से निकले म्यूऑन्स। अच्छा, ये सिंबल याद है? टार्क को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये कौन सा अल्फाबेट है? ग्रीक अल्फाबेट है, टा, TAU। इट इज बेसिकली टा। उस टा से निकले ये टॉन्स। तो ये फैमिली पूरी ये जितने भी पार्टिकल मैंने लिखे हैं, ये ऐसे पार्टिकल हैं जो फर्दर छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल नहीं होते। इज इट क्लियर? फर्दर किसी भी छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल नहीं होते। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की, कंपोजिट स्ट्रक्चर्स हैं। Protons and neutrons are combination of three quarks. They are made up of combination of three quarks. ये तीन quarks के combination से बने होते हैं, मतलब ये composite है। quark इलेक्ट्रॉन से भी छोटा पार्टिकल है, जिसके ऊपर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फ्रैक्शन के बराबर होगा। लेकिन अभी मैं इसको नहीं छेड़ सकता। चैप्टर 20 इज डेडिकेटेड टू द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। तो चैप्टर 20 में जाएंगे तो फिर इनके ऊपर हम खुल के बहस करेंगे। फर्दर टाइम भी मैंने सिर्फ दो पार्टिकल्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, एक कंपोजिट और दूसरे एलिमेंट्री। अब इसकी मदद से देखो, अच्छा मैं सीक्वेंस कौन से बनाऊं? Elementary charge. What is elementary charge? The minimum value of charge, or the minimum amount of charge that can exist independently. Charge की वो minimum value जो कि independently exist कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? Elementary charge. The minimum value of charge that can exist independently. That minimum value of charge is the charge on electron or proton, that is equal to charge on electron or proton.
अच्छा बताएं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10 to power minus 19। ये वैल्यू आपको याद है, मैं इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करूँगा। इस कोर्स में ऐसा होगा कि रेलेवेंस बहुत आएगी। मैं रेलेवेंस बहुत ज़्यादा करता हूँ, मतलब एक चीज़ एक जगह पे इस्तेमाल हो रही है मैं वहाँ पे पढ़ा देता हूँ, फिर आगे जाके मैं आपको दोबारा भी रिकॉल करूँगा। ये 2-3 जगहों पे और भी यूज़ होगा। वैल्यूज़ यही रहेंगी, क्वांटिटीज़ बदलेंगी। देखो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतनी वैल्यू रखता है, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज आपने यहाँ से क्या डिफाइन किया? कूलम। तो यहाँ से आपको यूनिट ऑफ चार्ज भी मिला हुआ है, आपने खुद बताया द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। अगर मैं रिपोर्ट करूँ ऐसा यूनिट को, तो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज 1 कूलम। अच्छा करंट की डेफिनेशन याद है? इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ। अच्छा बताओ करंट का यूनिट, चार्ज का यूनिट, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो बताओ 1 कूलम की क्या वैल्यू होगी? 1 एम्पेयर इंटू सेकेंड। फर्ज कीजिए कि ये कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर से कितनी करंट पास हो रही हो? 1 एम्पेयर करंट। कितने टाइम के लिए? तो फिर इस कंडक्टर से कितना चार्ज निकलेगा? 1 कूलम चार्ज। समझ आई? अच्छा ये 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बराबर है? दैट इज अनदर येट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम ये तो कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की वैल्यू है 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम, लेकिन फिर हमने ये नहीं बताया कि एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को कंबाइन करने से बनता है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? रेज योर हैंड। इंजीनियरिंग के कोई? मैथ्स मेरी थोड़ी वीक है तो मैं आप लोगों से हेल्प लूँगा, ठीक है ना। अच्छा मैं अब फाइंड करना चाहता हूँ कि 1 कूलम चार्ज कितना है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.6 into 10 to power minus 19 कूलम is equal to the charge on 1 electron, ठीक है। मुझे तो कूलम की वैल्यू चाहिए, सो क्या करना चाहिए? we'll divide on both sides by 1.6 into 10 to power minus 19। 1.6 into 10 to power minus 19 यहाँ पे भी डिवाइड हो गया, यहाँ पर भी। अगर आप इसको कैंसिल आउट करें तो 1 कूलम की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 कूलम will be equal to 1 over 1.6 into 10 to power minus 19 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसको फर्दर कैलकुलेटर पे डिवाइड किया जाए तो द रिजल्ट इज 6.25 into 10 to power 18 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा अब आपकी अंडरस्टैंडिंग बियॉन्ड द वर्ड्स एंड कैलकुलेशंस होनी चाहिए। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपके माइंड में हो। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है इसका जानते हो? जरा समझ डालते हैं। अच्छा ओपन करते हैं इसे। 1 कूलम इज इक्वल टू 625। 2 जीरोस तो देखो मैंने इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करने में यूटिलाइज कर लिए। कितने रहेंगे? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं जहाँ पे मेरी गिनती रुक जाए आगे आप बताएंगे। यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब। आगे बताओ। हाँ अब देखो परेशानी हुई कि नहीं हुई। अभी मैंने ये नहीं कहा कि मैं आगे जाता हूँ, अभी स्टिल ये नंबर इतना बड़ा है कि मेरी गिनती के बाहर निकल गया, ठीक है ना। अगर मैं इसको शुरू करता दोबारा तो यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब 100 खरब 1000 खरब 10,000 खरब 1 लाख खरब 10 लाख खरब और 1 करोड़ खरब। अब ये वो वैल्यू है जो मैं समझते ही नहीं हूँ, बिलीव मी। ना मुझे समझ आती है कि ये कितनी बड़ी अमाउंट है और ना ये आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी अमाउंट है। समझ आएगी नहीं सर? हाँ बेचारे हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना जोर लगा लेंगे? 10,000 20,000 समझ लेंगे, 1 लाख 2 लाख समझ लेंगे, 10 लाख 20 लाख समझ लेंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ समझ लेंगे। उसके बाद तो हमारी भी ख्वाहिशात खत्म हो जाएंगी। अब इतने बड़े नंबर को समझना, अब सोचो कि ये ऑलमोस्ट काउंटलेस इलेक्ट्रॉन्स, इतने बहुत से इलेक्ट्रॉन्स। अब इधर आओ वापस,
इतने बहुत से इलेक्ट्रॉन्स जब एक कंडक्टर से 1 सेकंड में फ्लो करते हैं तब कहीं जाके 1 एम्पीयर करंट बनती है। या 1 एम्पीयर करंट हो तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो कूलम इज सच अ बिग यूनिट ऑफ चार्ज। इसीलिए आप देखें जब भी कूलम की बात होगी तो याद रखना, अच्छा टेक्स्ट में वेरीफाई कर लो, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम। चार्ज या तो नैनो कूलम में होगा या माइक्रो में होगा या पिको। पिको कूलम में होगा। हम छोटे यूनिट्स से ठीक होगी बात? यस सर। ओके। थोड़ा सा हम टॉपिक को रिव्यू करते हैं, ठीक है? तो रिवीजन